ओके, तो हमने यहां तक देख लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से क्यू डॉट अपॉन में ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकता हूं क्या? के को हटा दिया मैंने तो वापस से कांस्टेंट आ जाए, प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगी ना। एनीथिंग अपॉन एरिया इज फ्लक्स। एनीथिंग मतलब एनीथिंग मत बोलो, इसको ऐसे बोलो, इसको कहते हैं हीट ट्रांसफर रेट फ्लक्स। समझे? हीट ट्रांसफर रेट फ्लक्स। और इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पर यूनिट एरिया लिखा जाए तो वो फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि ये गेट है, इस गेट से 100 बच्चे निकल रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट पर यूनिट एरिया निकल रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट का फ्लक्स है यहाँ पे। समझे? और ग्रेडियंट मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ के साथ चेंज होना। ग्रेडियंट मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ के साथ चेंज होना। अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ, rate of heat flux is directly proportional to temperature gradient. तो सर इस हिसाब से अगर हम देखें तो Q डॉट बाय ए, जिसको कि स्मॉल q भी लिखा जा सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। या हम कह दें एक स्मॉल q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी बाई डी एक्स। बात तो एक ही होने वाली है। बिल्कुल तन्मय, सही लिखा है तुमने। बताओ, मैंने जो स्क्रीन पे लास्ट में लिखा, क्या दोनों बातें सही है? पूरे पूरे स्लैब से हीट पर यूनिट एरिया और छोटे से पार्ट से हीट पर यूनिट एरिया, एरिया तो दोनों में ही सेम है। देखो, हमने ए एरिया तो दोनों में ही सेम लिया है। तो फोरियर का लॉ ही ये था कि जो रेट ऑफ हीट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ बॉडी। कैसे भी शेप की बॉडी हो, हर बॉडी के लिए ये लॉ वैलिड है। सिर्फ ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप के लिए वैलिड, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी। चलिए लिखें।
जहां लाइन छोड़ी थी वहीं लिखना है। माइनस साइन, बेटा माइनस साइन हटाया नहीं, देख माइनस साइन जो है ना, वो माइनस साइन अगर तू यहाँ मल्टीप्लाई कर देगी तो डेल्टा टी क्या बन जाएगा, जो कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता था, अब क्या बोलेंगे अपन, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। ठीक है, माइनस साइन अपन ने गायब नहीं किया है। चलिए अब यहाँ पर और आगे चलते हैं अपन। हमने पढ़ा Q बराबर के ए, अब मैं डी टी लिखूं चाहे डेल्टा टी लिखूं, दोनों से आंसर सेम है ना। अभी मैं और आगे चर्चा करूंगा इस पर। माइनस साइन कहाँ गया होगा, कोई सोच के बताएगा मेरे को। माइनस साइन dt के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आज से हम लिखेंगे टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, है ना, ना ही कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। चलो चलो इधर देखो, k is the property of the material, dt by dx is temperature gradient, तो k की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट पर मीटर केल्विन और वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मुझसे कोई भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि डेल्टा टी है तो हम डिग्री सेल्सियस में रखें या केल्विन में रखें। बेटर तुम डेल्टा टी मतलब डिफरेंस लिखोगे, एंड दैट डिफरेंस कैन बी इन एनीथिंग। अगर केल्विन में रखते हो तो भी डिफरेंस वही आएगा, और सेल्सियस में रखते हो तो भी डिफरेंस वही आएगा। आधी जनता ये गलती करती है, समझ गए। चलो लिखो इतना। हम्म, हाँ तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हमने देखा Q इज इक्वल्स टू के ए डी टी बाई डी एक्स। यहाँ तक की कहानी समझ में आएगी। देखो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। नोट, ये दो स्लैब है, क्या है, ये दो स्लैब है। एक की कंडक्टिविटी है K1, एक की है K2।
T1, T0 और T2 टेम्परेचर है। ठीक है, ऐसा है पूरा सिचुएशन। समझ में आती है ना इतनी बात? ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन है। क्या जितनी हीट यहां से अंदर गई होगी, क्या उतनी ही यहां से बाहर आ रही होगी, और क्या उतनी ही इधर भी आ रही होगी? क्यू डॉट। यस सर, क्योंकि स्टडी स्टेट है। ड्यू टू स्टडी स्टेट इज सेम। तो बदला क्या होगा फिर? कुछ तो होगा ना जो बदला होगा। तो बदला क्या होगा बताओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ अपनी। सर, dt बाई dx का जो रेशियो है ना, स्लोप ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू x, वो चेंज हुआ होगा यहाँ पे। ये L1 ले लो, ये L2 ले लो। dt by dx, the temperature gradient changes such that q dot remains same। एक काम करते हैं, इसी के पास में एक और मटेरियल लगाते हैं, बहुत छोटा सा। ऐसा तीसरा मटेरियल। समझ में आया क्या किया हमने? एक तीसरा मटेरियल और लगा दिया, ऐसा। इसका इसका है K3, और यहाँ पे टेम्परेचर है T2, और यहाँ है T3। समझ गए सभी लोग? इसका मतलब T2 माइनस T1 अपॉन में L1, T3। एक सेकेंड, हाँ, मैं नेमिंग सही कर देता हूँ, तुम्हें समझ में जल्दी आ जाए। 2 मिनट। यहाँ पे टेम्परेचर T0, यहाँ पे T1, यहाँ पे ले लो T2, और यहाँ पे ले लो T3। ठीक है, डायग्राम समझ में आया? तो मैं कह सकता हूँ ना, T0 माइनस T1 अपॉन में L1, और T1 माइनस T2 अपॉन में L2, और T3 T2 माइनस T3 अपॉन में L3। ये वाला है L3। KA, K1A1, K2A और K3A। ऐसा ही होगा, और ये तीनों इक्वल होंगे। ये तीनों इक्वल होंगे तो यहां से लिख सकता हूं क्या, K1 T0 T1 बाय L1, K2 T1 T2 बाय L2, और K3 T2 T3 बाय L3। ये इक्वल होंगे, बोलो। ए सेम होगा ना सबका? क्लियर इतना? हाँ, तो लेंथ अलग है ना बेटा, मैं लेंथ कहाँ सेम बोल रहा हूँ राजा। आगे देखो, इफ
मान लो तीनों एक ही मटेरियल के हैं, तो टी नॉट माइनस टी वन बाय एल वन बराबर टी वन माइनस टी टू बाय एल टू बराबर टी टू माइनस टी थ्री बाय एल थ्री. दिस इज क्यू डॉट. नहीं, दिस इज एक्चुअली क्यू डॉट बाय के ए. समझे क्या हर कोई अच्छे से? यहां तक कहानी समझ में आई? क्या ये कॉन्सेप्ट हमारी मदद करेगा क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में? तो तुम फटाफट लिखो ना इस बात को. चलिए सब लोग आंसर बताएं इस क्वेश्चन का. चलिए चलिए देखते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? Q इज इक्वल्स टू के ए टी वन माइनस टी नॉट बाय एल मस्ट बी इक्वल टू के ए टी नॉट माइनस टी टू बाय टू एल. तो अगर मैं रेशियो कंपेयर करूं तो के तो कैंसिल नहीं होगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आएगा के और यहाँ पे आएगा के बाई टू. नाउ के गेट कैंसिल. तो T1 कितना है? 100 माइनस टी नॉट और L भी कैंसिल हो गया. और ये है टी नॉट माइनस 20/4. तो ये क्या हो जाएगा? 400 माइनस 4 टी नॉट बराबर टी नॉट माइनस 20. तो 400 माइनस 20 बराबर 5 टी नॉट 380/5 टी नॉट. ऑन सॉल्विंग 5 7s are 35. फिर बचेगा 3. तो 5 6 76 आ रहा है यार. अच्छा 400 प्लस 20 होगा. ओके 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 ओके. 420/5. ठीक है ना यार, इतना ब्रांड क्यों दे रहे हो? टी नॉट 8 is 40 84. समझ में आया क्या? बिना कोई मेहनत के क्वेश्चन हो गया एकदम आसानी से हर किसी से. ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हुए हैं, सॉल्व करना आप लोग, है ना. आगे चलते हैं. इसी में ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. इलेक्ट्रिकल एनालॉजी.
इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, सब लोग इधर ध्यान दो प्लीज, है ना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर कहोगे ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। इधर देखो, क्या डायग्राम सही बनाया है? चलिए, लास्ट क्वेश्चन में ना क्यू भी निकालना था, तो क्यू बराबर के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स होता है। के की वैल्यू हमें दी हुई है 10, एरिया है 1, कोई सा भी एक स्लैब ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, जो तुम्हें पसंद हो। मैंने पहला वाला ले लिया, तो 100 माइनस 84 विल बी 26, विल बी 16 डिवाइडेड बाय एल। एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, तो 160 बाय एल इज द हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, चलिए, तो अभी इधर आ जाते हैं, है ना। अब देखो, अगर मैं सर्किट की बात करूं तो तुम सबने पढ़ा है I इज इक्वल्स टू V बाय आर, पढ़ा है क्या? यहां पे हमने पढ़ा है Q बराबर के ए, ठीक है। तुम अगर ध्यान से देखो तो सर्किट में फ्लो कौन हो रहा है? तुम अगर ध्यान से देखो तो सर्किट में फ्लो कौन हो रहा है बेटा? करंट। एनालॉजी का मतलब होता है समानताएं, समान, हिंदी में नहीं आता है तो लिखते हैं समानताएं, ठीक है। तो यहां पर फ्लो हो रहा है ये, और ये V क्या काम करता है? सर V एक पोटेंशियल होता है जो कि दो एंड पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अरे यार, ऐसा ही तो पढ़ाते थे 10वीं में। हमने 10वीं नहीं पढ़ी है, हमने 10वीं रटी है, बोलो ना यार। और R होता था रेजिस्टेंस टू फ्लो, क्लियर है? आर क्या होता था? रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि कितना फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। क्लियर हुई बात? अगर मैं उसको इस डिवाइस से कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं? इससे, तो सर यहां पर भी एक क्वांटिटी है जो यहां से यहां चलकर जाती है, और वो है हीट ट्रांसफर रेट। वो कौन है? हीट ट्रांसफर रेट। सर अगर आपको ये हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है तो आपको हीट ट्रांसफर का पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। पोटेंशियल मतलब सर आप इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा दो ना। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। आप दो पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रखोगे उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी ना हीट के फ्लो होने की। और इसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है सर उसको थोड़ा ढंग से लिख दो ना, आप उसको ऐसे लिख दो ना, डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स बाय के ए। अब अगर सर हम कंपेयर करें, अब अगर सर हम कंपेयर करें तो यहां से फ्लो होने वाली क्वांटिटी कौन हो गई? ये। पोटेंशियल वाली क्वांटिटी कौन हो गई? ये। और ये जो कुछ भी बचा हुआ है ये क्या हो गया? थर्मल रेजिस्टेंस। क्या हो गया ये? थर्मल रेजिस्टेंस।
क्लियर है क्या ये बात? अगर ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, मेरी बातों को ध्यान से सुनना सभी लोग प्लीज। अगर ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया तो इसमें ए और डेल्टा एक्स इस ज्योमेट्री के लिए डिफाइन है ना। डेल्टा एक्स मतलब लेंथ और ए मतलब ये वाला एरिया। This thermal resistance is for a rectangular body, for a cuboid, for cuboid. ऐसे ही फोरियर लॉ तो किसी भी बॉडी के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ये थर्मल रेजिस्टेंस हर बॉडी का अलग अलग होगा। हालांकि हमें इतना यूज में नहीं आएगा, लेकिन हमें ये बात समझ में आती है क्या? सभी लोग जवाब दो। हमने क्या किया, हमने रीअरेंजमेंट किया। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता था ना। देखो मैथ्स है, यहां से यहां लिखना गणित है ना। प्रिया और नीमा तुम ध्यान से सुनो जल्दी इधर। आदित्य, अब कंपेयर करो ये वाले एक्सप्रेशन को और ये वाले एक्सप्रेशन को कंपेयर करो। जब तुम कंपेयर करने निकलोगे तो क्यू डॉट क्या आई के बराबर है? दोनों, यहां पर आई फ्लो होता है, यहां पर क्यू फ्लो होता है। क्या v एक ऐसा डिफरेंस है जो कि जो कि आई को बढ़ाता है? आदित्य नीमा बोलो। तो क्या डेल्टा टी यहां पर ऐसा डिफरेंस है जो कि क्यू को बढ़ाएगा? इसके अलावा रेजिस्टेंस है, तो हम भी जो कुछ भी बचा हुआ है उसको अब क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस। अरे सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये पढ़ा क्यों रहे हो? फायदा क्या है इसको पढ़ाने का? देखो फायदा देखो। सब एल लेंथ के हैं। एक के, एक 2k, एक k/2 और एक k/4। यहाँ पे टेम्परेचर 100 और यहाँ पे टेम्परेचर 5। चलो क्यू बताओ, क्यू कितना है? अब नहीं निकाल पा रहे है ना, क्योंकि तुम कहोगे कि सर हमें एक टेम्परेचर अंदर का दे दो, तो हम इन दोनों के बीच में Q अपॉन Q इज इक्वल्स टू K dt/dx लगा देंगे और फिर ऐसा कह देंगे कि जो जितना Q इससे गया उतना ही इससे जाएगा, उतना ही इससे जाएगा, उतना ही इससे जाएगा। लेकिन ये निकालने के लिए तुम्हें ये सारे इंटरमीडिएट टेम्परेचर भी निकालना पड़ जाएंगे, तो क्वेश्चन लंबा हो गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, अरे 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 ये क्या हो गया? ईश्वर है, ईश्वर ये क्या था? भगवान आप धरती पर आए, अब आपकी जरूरत है, अपने आप बोर्ड मीटर है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? फंस गए हम तो यहाँ पे। तो यहाँ पर एक काम करो ना, चार थर्मल रेजिस्टेंस बना लो, RT1, RT2, RT3 और RT4, और लिख दो जैसे कि तुम V/R=I लिखते थे, वैसे लिख दो Q बराबर डेल्टा टी अपॉन में R इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर T1 और ये T2, तो डेल्टा टी कितना आ गया बेटा? T1 माइनस T2। आर इक्विवेलेंट तुमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है कि जब सीरीज में होते हैं तो सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। बोलो, तुमने बचपन में ही पढ़ा है कि सीरीज में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। लेकिन सर आर इक्विवेलेंट निकाले कैसे तो मेरे बच्चे? आर बराबर क्या होगा? L/Ka। क्या तुम्हें वाई वाई सर की याद आ गई मेरे बच्चे सुनते ही? L/2Ka है मेरे बच्चे। चलो इधर आ जाओ, फर्जी लोग सब बैठे ही रहते हो टाइम पास मारने। मेरे बेटे ऐसा।
सही है भैया, सही है, एकदम माहौल है। R3 बराबर L/K/2A और R4 बराबर L/K/4A। क्या R1 R2 R3 R4 आ गए? और तुम ध्यान से देखो तो सिर्फ जोड़ना घटाना ही है, जोड़ना ही है। सर हमें थोड़ी आता है जोड़ना, आप भी कैसी बात करते हो सर। हम तो बायो इसलिए लिए थे कि जोड़ेंगे नहीं, काटेंगे सब। L/Ka प्लस L/2Ka प्लस 2L/Ka प्लस 4L/Ka। L/Ka सब में से कॉमन निकाल दो, 1/2 और 4 और 2 6, 6 और 1 7 और आधा 7.5, 7/5 मतलब 15/2, 15/2 L/Ka। यहाँ पुट कर दो, 100 माइनस 5 अपॉन में 15/2 L/Ka इक्वल्स टू क्यू। क्या आंसर आसानी से आ गया क्या? अब वो L, K और A की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे देगा। बोलो मेरे बेटे। आंसर आया कि नहीं? क्या इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में थ्योरी लिखवाने से ज्यादा समझने की बात थी? एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो मैंने फिजिक्स में ना बहुत बार कहा है कि फिजिक्स में जितनी थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी बहुत है ना? अब तुम्हें उसके बाद भी एनसीईआरटी से पढ़ना हो, जिससे पढ़ना हो पढ़ लो। मतलब इससे ज्यादा थ्योरी की आवश्यकता नहीं है। कुछ हाँ, इस चैप्टर में कुछ एक आधी दो बातें ऐसी होंगी जो थ्योरेटिकल होंगी और मैं शायद क्लास में स्किप कर गया हूँ, मुझे याद नहीं होगी क्योंकि मैं बहुत थ्योरी कैरी नहीं करता। तो मैं देख लूंगा एक बार मॉड्यूल, है ना, अगर कुछ नया ऐड हुआ होगा या कुछ होगा तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बहुत नुकसान कर रहा हूँ मैं थ्योरी छुड़वा के, ऐसा कुछ नहीं है ना। और उसके बाद भी तुम्हारे पास समय बचे तो प्रैक्टिस के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। तुम्हारे पास समय बच जाए बेटा तो तुम पढ़ लेना। सर कैसे निकाले, क्वेश्चन नहीं बन रहा? पहले तो क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करो। यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे RT1 और यहाँ पे RT2। RT1 की वैल्यू क्या होगी सर? RT1 की वैल्यू देखे ना तो वो होगी L/Ka। RT2 की वैल्यू क्या होगी सर? अगर RT2 देखे तो L/K/2 इंटू 2A, दैट इज L/Ka। बोलो मेरे बेटे। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/RT1 प्लस 1/RT2। क्योंकि RT1 और RT2 सेम है तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? RT1/2।
है ना, मतलब L/2KA, यही आएगा R इक्विवेलेंट। तो 100 Q इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। डेल्टा टी कितना होगा, 100 अपॉन में L बाय 2KA। अब L अपॉन के रेशियो की वैल्यू अगर मान लो कुछ होती क्वेश्चन में तो वो हम पुट कर देते, पर अभी हमें दी नहीं है, मैं मन से कुछ नहीं ले रहा। तुम्हें समझ में थोड़ी आया, प्राण उड़ गए तुम्हारे। सर माँ कसम कुछ समझ नहीं आया आज तो। क्लियर है इतना? क्वेश्चन आसान है, कर पाओगे तुम लोग? लिखो, लिखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखवाता हूँ। यहाँ पर लिखो, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी इज यूज्ड इन थर्मल कॉन्सेप्ट्स। Electrical analogy is used in thermal concepts. Electrical analogy is used in thermal concepts by taking I equivalent to Q, I equivalent to Q, I equivalent to Q and delta and V equivalent to delta T, and V equivalent to delta T. लिख लिया सभी ने?
ये पैरेलल और सीरीज के एग्जाम्पल भी लिखिएगा आप लोग। हाँ रिया, पता है मुझे, आज बता दूंगा बेटा। उस क्वेश्चन में ना रिया बहुत बड़ा काम नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। गुड नाइट टू एवरीवन। अगर इसमें डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को डाउट भी बता दूंगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट टू एवरीवन, गुड डे टू एवरीवन।